नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ज्ञानवापी मसले में जिला कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला आया है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट और वीडियो दोनों ही सौंप दिया है, लेकिन लीक न होने की शर्त रखी गई है। दोनों पक्षों को कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश, सबूतों को लीक करने पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मसले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये, जिसमें रिपोर्ट अगर लीक हुई तो दोषी तैयार रहे हैं। जैसे पहले अजय मिश्रा को बाहर कर दिया गया था, ठीक वैसी ही शर्त रखी गई है। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है। हालांकि प्रतिवादी जो पक्ष ने ये सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया, लेकिन शर्त रखी गई है कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। देखिए पूजा, लगातार प्रतिवादी पक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि जो रिपोर्ट है इसे ट्रेस आउट न किया जाए और सार्वजनिक न किया जाए। उसके लिए एक आपत्ति भी दाखिल की गई थी, जिसको लेके जिला जज की अदालत ने जो है सुनवाई किया है और उसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सीडी देने का निर्णय लिया। एक रिपोर्ट तैयार की गई, उस आधार पर दोनों लोग को दिया गया है और ये उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी प्रकार की मीडिया रिपोर्ट सार्वजनिक न किया जाए। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कि अगर मीडिया में रिपोर्ट लीक होती है तो दोषी सजा के पात्र होंगे। वाराणसी के श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन ज्ञानवापी में हुए कमीशन की कार्रवाई और इस पूरे मामले पर पोषणीयता पर कोर्ट ने अगली तारीख 4 जुलाई की मुकर्रर करी है। आज हुई सुनवाई के दौरान पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी बात रखी गई, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी दलील पूरी नहीं हो सकी है। जिला कोर्ट में मस्जिद कमेटी की दलील दी गई कि पूजा स्थल कानून के तहत याचिका सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से 56 बिंदुओं पर जिरह की गई है। उनमें कहा गया है कि ये स्थल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है, उस दायरे में इस मामले को देखा जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्षकार की ओर से लगातार इस मामले को खारिज किए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर 26 तारीख से लगातार सुनवाई चल रही है। अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 का स्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। ऐसा हुआ कि बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रावण के जीवन अंत के समय भी भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से जाके उनसे ज्ञान लो। तो वो ये कोर्ट को कह रहे थे कि हमें तो इन लोगों से ज्ञान लेना है। तो मैंने कोर्ट को बताया इस केस में रावण हम नहीं है, इस केस में रावण कौन है यह भी निर्धारित है। तो इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसमें मुस्लिमों का प्रवेश रोकने समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। किरण सिंह की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के अंजुमन इंतजामिया, मुसाजिद कमेटी और अन्य विपक्षी हाजिर हुए। जो वाद दाखिल है उस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए वाद की प्रति मांगी गई, जिसे अदालत ने वादी पक्ष को उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत ने पहले शाम 4 बजे तक के लिए मामले को टाल दिया। 4 बजे अदालत फिर बैठी और वाद पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 8 जुलाई की तिथि नियत कर दी गई। याचिका में 3 बिंदुओं पर कोर्ट से मांग की गई है, जिसमें परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ दर्शन इसको शामिल किया गया। इसके अलावा याचिका में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद अवैधानिक गुंबद को हटाकर पूजा पाठ के अधिकार की बात भी कही गई। आपको बता दें, पहले दावा किया जा रहा है लगातार कि ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर जिसका दावा किया जा रहा है, उस मंदिर के गुंबद के ऊपर मस्जिद का गुंबद
ऑर्डिनरी तौर पर बनाया गया है, इस तरह के दावे हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करने के बाद 8 जुलाई को फिर से सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है, यानी कि 1 महीना जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बीती फरवरी जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद से आशीष ने एक बार फिर से जमानत के प्रयास में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर आज सुनवाई की गई है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा की जमानत पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने बहस की, यानी कि जिरा, जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से अजीत लाखरा और राज्य सरकार की ओर से एएजी विनोद शाही ने अपना पक्ष रखा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई को रखी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही हुई। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर घेरा। इसके अलावा विधान परिषद में सरकार की पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने से इनकार करने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी काटा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ये बजट किसानों को धोखा देने जैसा है। सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि बीते 5 सालों में कहां-कहां निवेश किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। राज्यसभा के लिए नामांकन कर पार्टी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम यूपी के लोग भारतीय जनता पार्टी की हकीकत जानने लगे हुए हैं और 2024 में एक बड़ा नुकसान पश्चिम यूपी से ही होगा। तो वहीं राज्यसभा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि देश में युवाओं से जुड़े बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं, जिसे वो राज्यसभा में जरूर उठाएंगे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज नामांकन किया राज्यसभा के लिए। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी जब आप राज्यसभा पहुंचेंगे? देखिए, एक तो मैं मानता हूं कि जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और मैं जिस अवस्था में हूं मैं देखता हूं चारों तरफ नौजवानों में एक मायूसी है, तो उनके विषयों को मैं ज्यादा तरजीह दूंगा नेचुरली, और उसमें खेल की जो संभावना है उत्तर प्रदेश के लिए वो बहुत ज्यादा है। जो भी अगर निधि भी मिलेगी मैं कोशिश करूंगा कि खेल की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाए, ग्रामीण स्तर पर ऐसे निर्माण हो कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। बाकी जो हमारे बड़े मुद्दे हैं किसानी के, सोशल जस्टिस के, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे गठबंधन के साझे मुद्दे होंगे, कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होंगी जो आवश्यकता बनेगी कि देश के सदन में वो आवाज गूंजे, तो हम लोग वहां रहेंगे। बड़ा मुद्दा था अभी जो बजट आया उसमें कहा गया जो किसान हैं उनके लिए काफी कुछ किया गया है। 1000 करोड़ की बात की गई है गन्ना किसान भुगतान के लिए, गन्ना भुगतान के लिए, और इसके अलावा जो निजी ट्यूबवेल है उसमें 50% बिजली कटौती की बात की गई। तो इस सब को देख के लगता है कि क्या पश्चिम में 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नजर आएगी? नहीं, इन्होंने वादा किया था, अमित शाह जी ने कहा था कि 5 साल किसानों को बिल नहीं पहुंचेगा, वो तो नहीं किया। और जो किसानी और खेती की बात करते हैं, होता क्या है ना, हेडलाइन कैप्चर करने के लिए घोषणा कर देते हैं, लेकिन आप जब बजट को देखेंगे 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, और खेती और किसानी और किसानों को सिर्फ 2.8% दिया है आवंटन। सभी राज्यों, देश के सभी राज्यों की औसत आप बनाएंगे अगर आंकड़ा जो एवरेज है वो 6 से ज्यादा है, 6.1%, और हम उसका 1/3 दे रहे हैं यूपी में, जहां किसान है। हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी अभी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और उससे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर का योगदान है जीडीपी पर, तो खेती से बहुत लोग अभी भी निर्भर हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2022 में तो एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम यूपी से ही मिली। तो अब मुझे नहीं लगता कि खेती और किसानी और किसान के मुद्दों को उठाकर मिली है, वो तो उनका प्रचार का तरीका ही अलग है। लेकिन एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तीसरी बार तो मैं नहीं मानता कि जनता उन्हीं मुद्दों पे उनको वोट करेगी। तो 2024 में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव फिर एक बार साथ नजर आएंगे?
बहुत अच्छा एक संदेश उन्होंने दिया है और बड़प्पन का फैसला उन्होंने लिया है, बड़ा दिल दिखाया है। और बल्कि मैं धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी को भी दूंगा, सभी घटक दलों को दूंगा। अपना दल कमेरा ने कल कृष्णा पटेल जी दिल्ली आई थी हमारे निमंत्रण पर, सामाजिक न्याय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, तो हम तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। ये शुभ संकेत हैं भविष्य के लिए। क्या 2024 में वो दल जो साथ में नहीं है अभी, क्या उनको भी जोड़ा जाएगा? जैसे कांग्रेस है, मायावती है, बसपा है, इस तरह के दल भी साथ में नजर आएंगे? यूपी में क्या बात व्यवहारिक होगी, हम लोग साथ बैठ के फैसला लेंगे। बाकी देश भर में हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी कि एक प्लेटफॉर्म बने और जो दल हैं, जिनकी संभावनाएं हैं अपने अपने राज्य में, जो विपक्ष की भूमिका में है, जो ईमानदारी से जनता के साथ हैं, उन्हें चिन्हित कर हम कोशिश करेंगे साथ लिया जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, जयंत चौधरी साहब हैं जो अभी नामांकन करके आए राज्यसभा के लिए। उनका कहना है कि जुमलेबाजी की जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 2024 से पहले कई ऐसे दल हैं जो साथ नजर आएंगे और एक बड़े बदलाव के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गैरसैंण की जगह देहरादून में बजट सत्र होने वाला है। हालांकि पहले इस बात के संकेत मिल चुके थे। 14 से 20 जून तक विधानसभा सत्र चलने वाला है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गैरसैंण का अनुमान लगाया जा रहा था कि गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र की कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल ये अभी परवान चढ़ता नहीं नजर आ रहा है और इस बार भी विधानसभा की जो कार्यवाही है वो देहरादून में ही होगी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस तरफ कल ही इशारा कर दिया था कि तैयारी की जा रही है, विचार किया जा रहा है कि गैरसैंण में करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। अजीत कांबोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अजीत, कल हालांकि इस बात के संकेत मिल गए थे कि गैरसैंण नहीं, इस बार भी देहरादून में ही विधानसभा की कार्यवाही होगी और वही सत्य हुआ है। पूजा, जिस तरह से पहले पत्र जारी होता है शासन की तरफ से कि 7 जून से जो विधानसभा सत्र होगा वो गैरसैंण में आहूत होगा, लेकिन उसके कुछ साल बाद इस तरह की अटकलें लगने लगी थी कि चारधाम यात्रा गतिमान है, राज्यसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कैसे विधानसभा सत्र हो सकता है। तो आज इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। जो एक पत्र शासन की तरफ से सचिव विधानसभा को भेजा गया है कि 14 जून से लेकर 20 जून तक उत्तराखंड विधानसभा सत्र है वो राजधानी देहरादून में ही आहूत होगा। तो इसको लेकर अब सचिवालय विधानसभा की तरफ से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था और तमाम सत्र संचालन को लेकर जो भी चीजें आवश्यक होती हैं उसको लेकर अब यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। और इसी बीच में उत्तराखंड से राज्यसभा का जो एक प्रत्याशी है, एक सीट खाली हुई है, उसको लेकर भी वोटिंग होनी है। ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जो राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन में होनी है। तो इन सब चीजों को जोड़ते हुए जो विधानसभा का सत्र होगा वो 14 जून से राजधानी देहरादून में ही आयोजित होगा। ठीक है अजीत, आप हमारे साथ में बने रहिए क्योंकि आगे खबर में आपकी जरूरत हमें होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से है ये भी बड़ी खबर। 1 और 2 जून उत्तराखंड कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित होने वाला है। राजधानी देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती पर मंथन किया जाएगा। दिग्गज नेता चिंतन शिविर में एकजुट होते नजर आएंगे, ये बात कही जा रही है, लेकिन कितना एकजुट होते हुए नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि केंद्र की तरफ से जो चिंतन शिविर है केंद्रीय कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान की तरफ से आयोजित नहीं किया गया है। ये प्रदेश का चिंतन शिविर है जिसमें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश स्तरीय वो सम्मिलित होंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद पर विचार विमर्श करेंगे। अजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अजीत, एक कवायद है चिंतन शिविर की, हालांकि इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन टालते टालते अब जाकर के मुहूर्त 1 और 2 तारीख को निकला है। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो ये बड़ी खबर है कि 1 और 2 जून को उत्तराखंड कांग्रेस अपना चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चंपावत उपचुनाव ने। कल 31 मई को चंपावत उपचुनाव का मतदान होना है। ऐसे में जो तमाम दिग्गज नेता थे कांग्रेस के वो चुनावी प्रचार में
लगे हुए थे। अब कल उनकी राजधानी देहरादून की वापसी होगी और परसों ये चिंतन शिविर राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया है। और जिस तरह का पत्र जारी किया गया है उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से, उसमें साफ लिखा गया है कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी नेतृत्व की तरफ से, उसको लेकर उत्तराखंड में कैसे काम होगा, क्या मंथन होना है, इन तमाम विषयों को लेकर इन 2 दिवसीय चिंतन शिविर में बातचीत होगी। उत्तराखंड के दिग्गज नेता तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही जो बाहर के नेता है जिसमें प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 दिनों तक पूरा मंथन होगा। आगामी कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। तो आने वाले जो चुनाव है, चाहे उत्तराखंड प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव की बात हो या पंचायत चुनाव की बात हो, तो तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, और एक अच्छा अवसर भी होगा अजीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए, तमाम दिग्गजों के लिए कि एकजुटता का प्रमाण दे सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो